नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और लॉकडाउन के या कहें कि कोरोना से जंग के 30 दिन हमने बिता लिए हैं और इस 30 दिन में काफ़ी कुछ प्रयास किए गए, कुछ नतीजे सामने दिख रहे हैं, कुछ ट्रेंड सामने दिख रहे हैं, कुछ समस्याएं भी खड़ी हुई हैं और कुछ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। इन सब पे हम आज बातचीत करेंगे कि इस 30 दिन की इस लड़ाई में हमारी जीत कहाँ तक पहुँची है और कब तक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कि इस लड़ाई को पूरी तरीके से जीत लेंगे। क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद बनती है क्या, या उसके आगे भी कंटिन्यू हो सकता है क्या, इकॉनमी की सेहत दुरुस्त है कि नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल मन में होंगे। तो हमने सोचा कि 30 दिन चूँकि हो चुके हैं, तो एक नंबर है 30 दिन महीने भर का, तो इन सब चीज़ों का एक जायज़ा लिया जाए कि किस तरीके की स्थिति चल रही है। तो जिनसे हम बातचीत करेंगे आज के मेहमान, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हैं, साथ ही आश्रय इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉक्टर अशोक गुप्ता जी हैं, इंटरनेशनल मेडिसिन में स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट नीरज भगत जी हैं और CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत मैं आज अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ करूंगा। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं। इस 30 दिन के सफ़र में जो मेरा मूल सवाल है कि कोरोना के साथ हमारी लड़ाई कहाँ तक पहुँची है। अभी शुरुआती दौर में है, आधे में हम पहुँच गए हैं या आधे से ज़्यादा पहुँच गए हैं, या अभी अनुमान लगाना ही बड़ा मुश्किल है। अभी 30 दिन की जो ये लड़ाई अपन लॉकडाउन की मानेंगे तो आवाज आ रही है वापस? जी जी बोलिए। आवाज रिवर्बरेट हो रही है ना? मैं उसको ठीक करा देता हूँ, है ना? हाँ, 30 दिन की जो लड़ाई हम इसकी मान रहे हैं लॉकडाउन के थ्रू जो कोरोना के लिए करी है, इसमें डेफिनेटली हमारे को आवाज आ रही है सर अभी भी ना? मैं इसको ठीक कराता हूं सर। तब तक मैं डॉक्टर स्वाति के पास चलता हूं। डॉक्टर स्वाति जी, आप बताएं कि इस लड़ाई में कहां तक पहुंचे हम। मेरे ख्याल से काफी अच्छे मुकाम पर हैं हम लोग। अभी जरूर केसेस बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं, लेकिन जो ये लॉकडाउन का समय है इसका बहुत अच्छा सदुपयोग हुआ है, क्योंकि देखिए अब हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो 3.5 गुना बढ़ गए हैं, जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण को झेल सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी तरह से हमारे आइसोलेशन बेड्स भी अगर हम देखें तो 3.5 गुना उनमें भी इजाफा हो गया है। अब हमारे पास 2 लाख के करीब ऐसे बेड्स हैं जहां हम लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं, क्रिटिकल केयर वाले, और लगभग 2.25 लाख ऐसे बेड्स भी हैं जहां पर हम कोरोना वायरस के पेशेंट्स जिनको कम डिजीज हो उनको रख सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी जो है वो 24% बढ़ गई है। तो इस तरह से देखिए लॉकडाउन का मतलब यही था कि लॉकडाउन से जो हमारा इसका वो कम हो जाए, इतने ज्यादा केसेस ना आए कि हमारे हॉस्पिटल्स उनको हैंडल ना कर पाए। तो ये जो पूरा समय था, एक तरफ से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए यूज किया गया, दूसरी तरफ जो हमारा हॉस्पिटल सिस्टम है, जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे सशक्त करने के लिए इसे यूज किया गया। और आज हम लोग उस मुकाम पे खड़े हैं कि अगर हमारे यहाँ खुदा न खास्ता बहुत सारे केसेस सामने आ जाए तो हम उनको डील कर सकते हैं, हम उनको सही केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई ना जाए। क्योंकि जिस तरह से आप बाकी कंट्रीज में देख रहे हैं, इटली में, स्पेन में, अमेरिका में, वहाँ इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं कि उनको सही केयर नहीं मिल पाती है। ऐसे में हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो होने लगते हैं और फिर मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में डेथ्स बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन जबकि आप देख रहे हैं भारत में रिकवरी रेट भी इसीलिए अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ केसेस उस स्पीड से नहीं आ रहे हैं, तो हम उनकी अच्छी केयर कर पा रहे हैं। और एक और अच्छी बात ये भी है कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी काफी कम है, 4.4% हमारा पॉजिटिविटी रेट है। यानी कि जी देखिए, ये भी एक कोरोना की लड़ाई का एक कोलेटरल डैमेज है कि हम लोगों को घर से जोड़ रहे हैं और थोड़ी सी दिक्कत उसमें आती है। डॉक्टर गुप्ता, आपका ऑडियो ठीक हो गया होगा। मेरा सवाल आपसे यही है कि लड़ाई में हमारी जीत या उस लड़ाई की जंग में हम कहाँ तक हम पहुँचे हैं। अभी ये जैसे अभी प्रीवियस स्पीकर ने बोला, लड़ाई में हमें डेफिनेटली इनिशियल एडवांटेज मिला है, मगर ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है। ये इनिशियल फेज के लिए तो ठीक थी, 30 डेज के लिए लॉकडाउन भी कर दिया, इससे हमारा जो इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा था वो भी डिक्रीज हो गया, और मोर्टेलिटी भी अभी और कंट्रीज से कंपेयर करें, डेवलप्ड वर्ल्ड से और से करें तो हमारी उतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी इसमें नहीं आई है।
हम इनिशियली अपने आप को इस पीरियड में सारे हॉस्पिटल्स को भी रेडी कर लिया, अपनी सर्विसेज को भी इम्प्रूव कर लिया, तो और कुछ हमारे इक्विपमेंट्स और जो सामान एसेंशियल आइटम्स की रिक्वायरमेंट थी उसको भी हम अभी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इनिशियल फेज की लड़ाई के लिए लॉकडाउन हमारे लिए पूरा सक्सेसफुल रहा और फायदेमंद रहा। मगर ये लड़ाई अपन ये माने कि 30 दिन में खत्म हो जाएगी तो ये नहीं लग रहा। अभी भी जो है इन्फेक्शन वो धीरे धीरे आ ही रहा है, रोज लीनियर उसकी ग्रोथ हो ही रही है। न्यू केसेस डेली 1400-1500 अभी भी आ ही रहे हैं और ऐसा उम्मीद है कि आगे भी दौर चलते ही रहेंगे। तो इस लड़ाई को सिर्फ लॉकडाउन से आगे हम कहां तक ले जा पाएंगे, ये हम सबको सोचना पड़ेगा कि लॉकडाउन के अलावा भी हमारे को और चीजें इसमें करनी पड़ेंगी। नहीं डॉक्टर गुप्ता, आप ये कह रहे हैं कि जो 30 दिन की हमने लड़ाई लड़ी है ये अभी बहुत ही इनिशियल फेज में है। अभी ये कहना संभव नहीं होगा कि हम कहां तक पहुंचे। मतलब मेरा सीधा सवाल ये है कि 3 मई के बाद क्या होगा, या क्या अभी और 2-4 महीने चलेगा? मतलब मेरा सवाल सीधे सीधे ये है। हाँ, ये तो डेफिनेटली आगे चलने का तो हमें मान के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन तो आएगा ही आएगा। इनिशियल फेज में हमने लॉकडाउन कर रखा है, इसलिए अभी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो रहा है। मगर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, कुछ भी एसेंशियल एक्टिविटीज, नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारा इन्फेक्शन वापस धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो लॉकडाउन तो ये अभी इनिशियल फेज है, ये लड़ाई 3 महीने 4 महीने तक लंबी चल सकती है। इस लड़ाई को रोकने के लिए हमारे पास ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं है। या तो इसके लिए वैक्सीन आ जाए या हमारे लिए हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। इसको रोकने का तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तो यही 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हमारे पास वैक्सीन आए, या इसका इलाज आए, या हर्ड इम्यूनिटी आए। और तीनों ही चीज अभी हमारे पास नहीं है। अभी तो हम इसको सिर्फ प्रिवेंशन में लगे हैं कि ये किसी तरीके से बस स्प्रेड ना हो। तेजी से स्प्रेड हो गई तो सारे के सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ जाएंगे और मोर्टिलिटी रेट हो अच्छा, जो तीनों विकल्प आप बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो अभी तो इनिशियल बैटल है जिसको हम जो तीनों विकल्प आप बता रहे हैं, इसमें किसी के भी संभावना है क्या? हाँ जी, इमीडिएटली तो कोई भी संभावना नहीं है। पहली बात तो वैक्सीन के लिए ट्रायल चल रही है, ऐसा कुछ नहीं लगा। कोई भी वैक्सीन प्रॉपर्ली डेवलप करने में मिनिमम साल से 2 साल लग जाता है। दूसरी बात यह है, आज की डेट में तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या अलग अलग कंट्रीज हर कोई अपना एक वैक्सीन लेकर के आ जाएगा। तो वो भी हमको नहीं मालूम 100% एक्यूरेसी कौन से वैक्सीन में है नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद भी उसके रिजल्ट 2 से 3 महीने से पहले तो मालूम ही नहीं पड़ेंगे कि वो रियल में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा वैक्सीन। और हम किस पे रिलाय करें, किस कंट्री पे फेथ करें, किस इंडस्ट्री पे फेथ करें, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट। कोई अपने पैसे कमाने के लिए भी कहीं वैक्सीन बना करके चालू हो जाए तो भी अपन नहीं कह सकते। हर्ड इम्यूनिटी के साथ दिक्कत ये है कि एटलीस्ट 60% जब तक लोग इंडिया के इन्फेक्ट नहीं होंगे तब तक वो हर्ड इम्यूनिटी नहीं आनी। अब हर्ड इम्यूनिटी के लिए अगर हम वेट करने लग गए तो फिर उसमें तो अगर 60% इन्फेक्ट होते हैं तो अगर 4% 3% मॉर्टिलिटी रखेंगे तो 2-3 करोड़ तो हमारी डेथ ही हो जाएगी इंडिया में। तो उसके लिए भी हम नहीं कर सकते कि हर्ड इम्यूनिटी को रख लें। ट्रीटमेंट में हमारे पास ये तीनों ऑप्शन जो चल रहे थे आज की डेट में, कोई भी कोई स्टडी आ जाती है कि इससे फायदा हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा। वायरल डिजीज है वो कई बार कुछ क्या सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप भी ठीक हो जाती हैं। तो कोई भी स्टडी आज की डेट में 100% ये नहीं बोल पाई है कि इस दवाई से हमारे को फायदा होगा नहीं होगा। बस एक चल रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फायदा करेगी, आइवरमेक्टिन फायदा करेगी, रेट्रोवायरल ड्रग्स फायदा करेंगी, ऐसे करके अलग अलग हमारे ट्रीटमेंट लाइन चल रही है उसमें जी। तो तीनों ही चीजों में हमारे को क्लियर कट अभी सक्सेस नहीं मिली है हमारे को आज की डेट में। जी, अशोक जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी कि हम इस समय लड़ाई के किस दौर में है और हमारी स्थिति क्या है, और अभी बहुत कुछ हेजी है, बहुत साफ स्पष्ट तस्वीर नहीं दिख रही है कि कैसे क्या होगा। चलिए, डॉक्टर्स से हमने इसलिए शुरुआत में बात कर ली कि एक बेसिक प्रमाइस सेट रहे और बेसिक चीज समझ में आ जाए कि ये लड़ाई कहाँ लड़ी जा रही है और किस फ्रंट पे लड़ी जा रही है। अब आते हैं जरा सरकार और विपक्ष की तरफ। जफर इस्लाम साहब, अभी सुना आपने, डॉक्टर साहब लोग बता रहे हैं, तो हम लोग तो इसमें तैयारी ही कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि तैयारी के लेवल पे क्या चल रहा है, हम इस लड़ाई को सरकार और किस तरह से लड़ना चाहती है, क्या क्या हमारे प्रयास हो सकते हैं, और एक बहुत सीधा सा सवाल, क्या 3 के बाद भी लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है क्या, सोच सरकार की? नीरज जी, देखिए, आपने सबसे पहले डॉक्टर से बात की। आज देश में जो एक्सपर्ट्स हैं इस तरह के पैंडेमिक के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, जिनकी पकड़ है इस तरह की चीज़ों के लिए, वो सारे सुझाव दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं सरकार को, और उनके एडवाइस से, सही एडवाइस से जो सरकार सही फैसले ले पा रही है। आज दुनिया में इस बात को तो कम से कम माना है दुनिया ने कि हमने जो भी फैसले लिए वो सही फैसले लिए है। अभी ये अभी इनिशियल स्टेज है, जाहिर इनिशियल स्टेज है, या वी आर इन द मिडिल ऑफ पैंडेमिक ऐसा कह सकते हैं। कोई भी देश अभी बाहर नहीं निकल पाया है, चाहे वो चाइना हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश है।
अभी पैंडेमिक से बाहर नहीं निकला है। तो जाहिर है ये अभी इवॉल्विंग डेज है, हर दिन डायनामिक सिचुएशन है, हर सिचुएशन चेंज हो रही है। सरकार हर दिन ब्रीफ कर रही है कि क्या डिसीजन ले रही है, कैसे ले रही है, लेकिन इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज एक चीज जो बराबर सरकार ने दिखाया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, एक चीज बहुत साफ क्लियर है कि इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज इस डायनामिक सिचुएशन में जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रहे हैं और जो सही कदम लेना है वो कदम लेते जा रहे हैं। चाहे वो दो चीजें जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, जान और जहान, जान के लिए और जहान के लिए। तो मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, चूंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं आपके पैनल में, कि जब से लॉकडाउन हुआ है अगर वहां से अभी आंकड़े उठाइए तो पैंडेमिक की वजह से प्लस जनरली जो है जो मोर्टेलिटी रेट है वो 26% से कम हो गया है। ये आपको समझ में आता है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि सरकार ने जो कदम उठाया उससे फायदा है देश में और उससे ये स्प्रेड नहीं हुआ है। इसलिए जो अगर मान लिया कोई रिपोर्ट नहीं भी करता और वो उसकी डेथ हो जाती तो भी आप देखिए ओवरऑल जो है डेथ रेट जो है 26% से इंडिया में मोर्टेलिटी रेट जो है कम हो गया है। तो दैट सजेस्ट कि अब तक के जो कदम उठाए सरकार ने सही उठाया। और दूसरी जो है, चूंकि आप बिजनेस चैनल है इसलिए ये कहना चाहता हूं कि इकोनॉमी के दिमाग में भी रखते हुए, इसलिए कि गरीबों के पेट पे लात और अमीरों के फेफड़े पे इस बीमारी के बारे में कोई डिफाइन करता है तो जाहिर है कि मतलब इकोनॉमी और जहान दोनों का ध्यान रखना है। तो जहान के लिए तो आदमी तो सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए हैं और फैसले आगे भी लेने वाले हैं, इसके भी संकेत दिए। लेकिन पिछले एक महीने का अगर आप ब्यौरा लें तो आपको यह बात सच में आपको दिखेगी कि सरकार के इस फैसले से आगे क्या लॉकडाउन बढ़ेगा ये आज के दिन में कहना मुश्किल है। इसलिए कि डायनामिक सिचुएशन है, प्रधानमंत्री मॉनिटर खुद कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं और उन्होंने भी बराबर इस चीज के संकेत दिए हैं कि जो देशवासियों के लिए जरूरी होगा वो जरूर करेंगे, देश हित में जो होगा वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके लिए वेट, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखें, लेकिन इतना जरूर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी साथ शुरू हो जाए। उसके लिए सरकार अलग अलग फैसले ले रही है और उसके नतीजे भी आपके सामने दिख रहे हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं। देखिए ये मेरा भी मतलब जितनी थोड़ी बहुत मेरी समझ है उससे मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो लॉकडाउन का फैसला सरकार ने लिया था वो काम तो कर रहा है, क्योंकि अगर भारत जैसी इतनी डेंस पॉपुलेशन वाली कंट्री में और मुंबई दिल्ली जैसे बहुत पॉपुलेटेड जो सिटीज़ हैं वहाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो नंबर कुछ और होते। तो ये तो सही बात है, लेकिन अब मन में फिर दोबारा सवाल आता है कि आखिर कब तक मतलब अगर ये है जैसा कि डॉक्टर गुप्ता कह रहे थे कि जैसे ही हटेगा फिर इंस्पेक्शन शुरू होगा, तो उसके लिए भी हमें सोचना है। रोहन गुप्ता जी, सरकार के प्रयास चल रहे हैं दोनों फ्रंट पे, जान भी है और जहान भी है, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है। तो जान बचाने के लिए जो कोशिश की जा सकती है मेडिकल के तौर पे, लॉकडाउन के तौर पे, सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पे, वो सारी की जा रही हैं और उनका पालन कराया जा रहा है। और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी कुछ तो सरकार कर रही है, ऐलान करे भी हैं उसने। तो एक विपक्ष के तौर पर आपको लगता है कि प्रयास सही है? हालांकि सोनिया जी बड़ी तगड़ी आलोचना कर चुकी हैं कल। देखिए नीरज जी, ये समय आलोचना का नहीं, ये समय कोर्स करेक्शन का है। मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीजें महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा। जो WHO की गाइडलाइन है कि जो उन्होंने बताया कि हर देश को अगर इसको ठीक से लड़ना हो तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन का टेस्टिंग मस्ट है। हमारे पास एक एडवांटेज था कि हमको जब मालूम चला कि कोरोना पूरे वर्ल्ड चाइना में फैला है, हमारे पास समय था। मुझे लगता है कि अगर उस समय का हम ठीक से यूज करते तो शायद हम लोग बेहतर परिस्थिति में हो सकते थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो पहला लॉकडाउन हुआ उस लॉकडाउन के दरमियान हम सिर्फ 2 लाख टेस्ट ही कर पाए। आज जब हम बात कर रहे हैं तब कल सबसे ज्यादा केस से 1600 के ऊपर केस थे। नीरज जी, एक चीज समझिए, अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं कोरोना का, अगर वो 21 दिन का है और दूसरे लॉकडाउन के 9 दिन के बाद में अगर हाईएस्ट केस आते हैं, उसके 2 मतलब होते हैं। नंबर 1, टेस्टिंग जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं हुआ। नंबर 2, लॉकडाउन का जो पालन होना चाहिए वो ठीक से नहीं हुआ। मैं एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे सरकार से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप आंकड़े, परसेंटेज ये सब निकालते रहिए। हम राजनीति होती रहेगी, पर लोग बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोग एक भारत में एक टिपिकल परिस्थिति है कि हमारे वहां काफी बड़ी पॉपुलेशन दिहाड़ी इनकम पर डिपेंडेंट है। आज 11 करोड़ से ज्यादा लोग राशन की सिस्टम से बाहर है। 14 करोड़ लोग अपनी रोजगारी पहले ही गंवा चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोग, 750 से ज्यादा लोग कोरोना से और बाकी 250 लोग लॉकडाउन रिलेटेड चीजों से मर चुके हैं। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है
सरकार को मुझे लगता है कि ज्यादा सीरियस होके, क्योंकि हम टेस्टिंग की बस ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। अगर टेस्टिंग ज्यादा होते तो मुझे लगता है कि हम काफी नियंत्रित कर सकते। हमारे पास जो नेचुरल एडवांटेज था इनिशियली कि हमको जल्दी पता चल गया, कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाने में हम हो सके उतना सफल नहीं हुए। और आखिरी चीज जो पीपीई की और डॉक्टर को प्रोटेक्शन की बात है, मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है। आप चाहेंगे कि डॉक्टर्स आईएमए को भी हड़ताल के लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, फिर सरकार के साथ बैठ के उन्होंने समझौता कर लिया। बट कहने का मतलब है सरकार को खूब बहुत ज्यादा संवेदनशील होके, इकोनॉमिक फ्रंट हो, हमारे दिहाड़ी मजदूर की बात हो या कोरोना की टेस्टिंग की और कंट्रोल की बात हो, मुझे लगता है बहुत संवेदनशीलता से टीम बनाकर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो बहुत भयावह परिस्थिति होगी। और अभी जो परिस्थिति है, अगर कल सबसे ज्यादा केस है तो उसके ऊपर से इंडिकेशन आ रहा है नीरज जी के शायद हम लोग कहां पे खड़े हुए हैं आज की डेट में। पॉइंट है आपकी बात में, बिल्कुल मैं सही मान रहा हूं। लेकिन रोहन जी मुझे ये बताइए कि जब पहली बार लॉकडाउन किया गया उसके बाद से टेस्टिंग की गई, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि टेस्टिंग इसलिए नहीं की गई कि वो राशनिंग करी जा रही थी, रोकी जा रही थी, या हमारे पास एक्चुअली टेस्ट किट थी ही नहीं, इस पैमाने पर हमने सोचा ही नहीं था कि ये होगा और हम टेस्ट करते? एक सवाल ये। दूसरा एक सवाल आपने कहा कि जब चाइना में शुरू हुआ था। सर देखिए, ये मेरा इसमें ये कहना है कि सवाल के तौर पे कि चाइना में तो बहुत पहले शुरू हुआ था। इवन उससे पहले अगर आप देखें तो वहां पे पोर्क का एक वायरस चल रहा था जिससे वहां कलिंग करनी पड़ी थी और वहां की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, तो उसका भी डर था। तो ये जज कर पाना मुझे लगता है कि शायद बड़ा मुश्किल काम होता है कि कब कहाँ किस देश में हो और हम उसका रिपरकशन लेके यहाँ तुरंत उसको लॉकडाउन करें। तो मुझे लगता है ये आलोचना थोड़ी सी आपकी ज्यादा है कि मतलब जब चाइना के तभी हम कर देते। रोहन जी, बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो आपने टेस्टिंग की बात की, अगर भारत जैसे देश में 21 दिन में सिर्फ 2 लाख टेस्टिंग होगी तो मुझे बताइए कैसे सफिशिएंट है। और देखिए, उन्हें बहुत बार बार बोला है कि ओनली लॉकडाउन इज नॉट सफिशिएंट। लॉकडाउन में ज्यादा टेस्टिंग होना, टेस्टिंग होके क्वारंटाइन करना, और जो लोग संक्रमित है उसको आप उसको मेडिसिन दीजिए, उनका आप इलाज कीजिए। कहने का मतलब ये एक स्ट्रेटेजी के तौर पे होना चाहिए था। दूसरा, जब पहला केस भारत में आया उसके बाद जिस प्रकार से सरकार को जागना चाहिए था, मैं बार बार ये चीज कहना चाहूंगा, हमारे राहुल गांधी ने जब ट्वीट भी किया था 12 फरवरी को किया था, मुझे लगता है उसके बाद काफी जैसे नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम हुए जहां पे काफी लोग इकट्ठे हुए। मैं अहमदाबाद से हूं, आज सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद में हो रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना था कि अगर सरकार इसको थोड़ा पहले सीरियसली लेती जी। अब जैसे टेस्टिंग किट की आप बात कर रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि सरकार के पास एडवांस में टेस्टिंग किट हो, पर जैसे ही जो लोग देश जल्दी इसके ऊपर अलर्ट हो गए, जैसे मैं आपको साउथ कोरिया का एग्जांपल दे रहा हूं, उनके वहां पे पहला केस आया और हमारे वहां पे पहला केस आया, उसमें सिर्फ 10 दिन का फर्क था। उन्होंने जैसे ही पहला केस आया इंडिजीनियस टेस्टिंग किट का डेवलपमेंट शुरू कर दिया, और जैसे जैसे केस बढ़ते गए उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटी उससे पहले ज्यादा बढ़ रही थी। कहीं ना कहीं हम वो बस मिस कर गए। तो जब हमने इंपॉर्टेंस समझा, जब टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है और हम किट प्रोक्योर करने लगे तो किट अवेलेबल नहीं थी, और इसके कारण जो टेस्टिंग की संख्या बढ़नी चाहिए वो हम ठीक से नहीं बढ़ा पाए। मेरा सिर्फ ये कहना था, कहीं ना कहीं इस लड़ाई में हमने पहला महीना वेस्ट कर दिया है। जो हुआ वो पास्ट की बात है, हम उसको नहीं बदल सकते, पर लगता है सरकार को अब इकोनॉमी को भी कैसे बचाए, पैरेलली दोनों दो धारी तलवार है ये, उसको भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लॉकडाउन से 18 लाख करोड़ का हमको लॉस होने जा रहा है। जी रोहन जी, अरे थोड़ा रुकिए सर, मैं आता हूं दोबारा। बहुत अच्छा सवाल आप ले रहे हैं, इसको भी खोलेंगे अभी, क्योंकि इकोनॉमी वाला इशू तो बहुत बड़ा है, नो डाउट कि मतलब इस साथ साथ चलना चाहिए। अभी हमारे 2 मेहमान हमारे साथ और हैं, नीरज भगत और अभय दुबे जी। अब चूंकि आपने अर्थशास्त्र की बात कर ही दी है तो मैं नीरज जी के पास जाऊंगा। नीरज भगत जी, जैसा कि रोहन जी कह रहे हैं कि 2 फ्रंट पे काम होना चाहिए, इकोनॉमी वाला भी है, और जैसा कि बहुत सारे आंकड़े इधर उधर से आ रहे हैं कि इतने लोग का जॉब जा चुका है, या बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट लेबर हैं उनकी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, स्मॉल बिजनेसेस खास तौर पे सफ़र कर रहे हैं। तो जरा इस दिशा में प्रकाश डालिए कि क्या स्थिति है, ताज़ा हाल क्या है, और क्या तुरंत एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए एक तो इकोनॉमी में ये है कि जॉबलेसनेस। नीरज जी, अगर आपके आसपास कोई टेलीविजन सेट चल रहा हो तो प्लीज उसको आप म्यूट पे कर दीजिए, अदरवाइज मेरी आवाज आपको बार बार इको होकर सुनाई देगी। तो आपके पास कोई टीवी सेट चल रहा हो तो उसको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। जी, टीवी सेट नहीं है कोई भी मेरे पास। ओके सर, बोलिए सर, बोलिए।
हेलो, जी आवाज सर, आ रही है कंटिन्यू मेरी? करें। जी आ रही है, आ रही है। हेलो, हेलो, हेलो। मैं आपसे जरा ऑडियो चेक कराता हूँ सर, मैं अपने पीसीआर से बोलता हूँ, ऑडियो चेक करें, फिर दोबारा आपके पास आता हूँ। अभय जी आपके पास आता हूँ। आपसे भी मेरी जब बातचीत हो रही थी जी। तो आप कह रहे थे मैं घर में आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। जी। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपने सर इस दिशा में भी जरूर कुछ पढ़ाई करी होगी कि जो समसामयिक हालत है हमारी इस समय, जरूर जरूर। सामाजिक आर्थिक, तो जरा उस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल। जी देखिए, मेरी बात के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है जिसमें मैं बहुत सकारात्मक हूं। मेरा मानना है कि लॉकडाउन असाधारण रूप से कामयाब रहा है और इसमें जनता, राजनीतिक दलों और सरकारों के बीच में बहुत अच्छा समन्वय देखने को मिला है। और मैंने तो अपनी याद में कभी भारत में किसी भी मुद्दे पर इस तरह का समन्वय होते हुए नहीं देखा है। एक राष्ट्रीय मतैक्य बन चुका है, सब लोग लॉकडाउन को कामयाब करने में लगे हुए हैं। एक दो छोटी मोटी बातें हैं जिनके ऊपर हम चाहें तो चर्चा कर भी सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन वो लॉकडाउन की जो बुनियादी कामयाबी है उसके ऊपर कोई असर नहीं डालती। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं पहले दिन से आपके चैनल पे भी कह रहा हूं कि हम लोगों की रणनीति लॉकडाउन प्लस की होनी चाहिए। लॉकडाउन तो हमने कामयाब कर लिया, लेकिन जो प्लस वाला हिस्सा है इसको धीरे धीरे इसके आकार को लगातार बढ़ना है और इतना बढ़ना है कि लॉकडाउन के आकार से भी इसको बड़ा हो जाना है। और जब इस प्लस वाले हिस्से पे हम जोर देते हैं तब हमें अफसोस होता है कि वहां पर सरकार कामयाब नहीं दिखती, क्योंकि वो प्लस करना सरकार के हाथ में है। हम जनता उसमें कोई योगदान नहीं कर सकती। जनता तो केवल घर में बंद रह सकती है, सरकार की मदद कर सकती है। इस सवाल के ऊपर प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्रियों की जो अपीलें हैं उनका अनुपालन कर सकती है। जो प्लस का हिस्सा है वहां पे हम लोग बहुत कमजोर हैं। हम लोगों ने जब लॉकडाउन शुरू किया तो हम लोगों ने पूरे देश में एक सार नीति अपनाई। धीरे धीरे हमारी समझ में आया कि लॉकडाउन एक सार होना ठीक नहीं है, उससे आबादी के कुछ हिस्सों पे इतना बुरा असर पड़ता है जिसकी कोई सीमा नहीं है और वो हिस्सा इसका बड़ा अमानवीय हो जाता है। हम लोग अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। दूसरे, जो टेस्टिंग की बात कही जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1% के हिसाब से, अगर WHO का मानक 1% है तो इस हिसाब से हमारे देश में 1.25 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए। अब 1.25 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग की स्थिति यह है कि हम लोग तो उसके 100 गुना से भी कम है। तो अभी तक कम से कम 1.25 करोड़ नहीं तो कम से कम 50 लाख हो जाती टेस्टिंग, 70 लाख टेस्टिंग हो जाती, करीब 50-60% हो जाती, लेकिन वो भी नहीं हुई है। तो हमें यही नहीं मालूम है कि हमारे देश में कितने लोगों को संक्रमण है, उस संक्रमण का स्तर क्या है, वो डोरमेंट संक्रमण है, वो बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। इन चीजों के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता है। हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि अब सारी दुनिया में कोरोना का ग्राफ नीचे जाएगा तो हमारे देश में भी कोरोना अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम अंधेरे में बैठे हुए इंतजार करते रह सकते हैं। हम लॉकडाउन को ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन और बढ़ा सकते हैं, जिस स्तर का लॉकडाउन अभी चल रहा है। उसके बाद लॉकडाउन अपने आप ही देश के बहुत सारे हिस्सों में 50% से भी ज्यादा उसमें रियायतें देनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग की कोई सुविधा ही नहीं है, जो हमने अभी तक विकसित ही नहीं की टेस्टिंग की सुविधा। तो 50 जैसी हम रियायत देंगे उसके बाद कोरोना का तूफान आ सकता है और अभी तक की सारी कामयाबी जो है लोग उसको 1 मिनट में भूल जाएंगे और सरकार की जो विरोधावली हमारे प्रवक्ता महोदय गा रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी सरकार की तारीफ करना। तो अगर वो लॉकडाउन अगर प्लस के ऊपर सरकार जोर दे, अभी भी समय है वो जोर दे। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं सरकार इसमें पूरी तरीके से कामयाब हो, ये हम सब लोगों के हित में है। सरकार को चाहिए प्लस के ऊपर ध्यान दे। जी जफर साहब, मैं आपका जवाब लूं इससे पहले मैं अपने डॉक्टर दोस्तों के पास एक एक सवाल पूछ लेता हूं, चूंकि इससे जुड़ा हुआ है वो, फिर आप जवाब दीजिएगा एक साथ। डॉक्टर स्वाति, ये जो बात बार बार कही जा रही है कि हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से, ये क्यों है? आपको कुछ इसके पीछे रीजन समझ में आते हैं क्या? मैं बाद में जफर साहब से पूछूंगा कि लेकिन ये टेस्टिंग में हम इतना कंजूसी क्यों करें? टेस्ट किट नहीं हमारे पास, या हम इक्विप्ड नहीं है, या हम जो टेस्ट किट मंगाई थी हमने वो गलत निकली है, अब वापस जाएंगी, पैसे नहीं दिए अभी तक उनके? क्या रीजन क्या है? हम टेस्टिंग में इतना हिला हवाली क्यों है हमारे यहाँ?
देखिए, टेस्टिंग जब हमने शुरू करी थी तब शुरू में जरूर किट कम थी और इसीलिए शुरू में हम लोगों ने बहुत समझदारी से किट्स को यूज करा। हम लोगों ने उन्हीं लोगों में इसको जांच किया जिन लोगों में ऑलरेडी सिम्टम्स थे या जहां हमारी शक की सुई बहुत हाई थी कि इन लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, तो उन लोगों में हमने टेस्ट करा। उसका हमें फायदा भी हुआ कि हम हॉटस्पॉट्स को चिन्हित कर पाए कि कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां ज्यादा केसेस है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारे आधे से ज्यादा भारत के डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनसे बिल्कुल भी केस सामने नहीं आ रहे हैं। अभी जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, देखिए 5 लाख टेस्ट हम कर चुके हैं, अभी भी जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है वहां पर भी हम ऐसे लोगों में टेस्टिंग कर रहे हैं जहां पर हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस देख रहे हैं या सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस देख रहे हैं। तो ज्यादा जरूरत मुझे लगता है टेस्टिंग से ज्यादा जरूरी इस वक्त जो है वो है डोर टू डोर सर्विलेंस, यानी कि जितना ज्यादा हम घर घर जाकर के ये पता लगा पाए कि किस किस को लक्षण है या कौन उस संदिग्ध के घेरे में आ सकता है जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन, और फिर उनके हम टेस्ट करें, तो मुझे लगता है वो ज्यादा समझदारी होगी। और कहीं ना कहीं प्रशासन भी यही करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि टेस्टिंग हमारे यहाँ कम हो रही है, तो भी हमारे हॉस्पिटल्स में केसेस भरे हुए नहीं है ना, हमारे शमशान घाटों पे बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई है मरीजों को, लोगों को दफन करने के लिए या उनका वो करने। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे भारत में अभी भी केसेस उतने ज्यादा नहीं। और जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी, अगर हम पॉजिटिविटी रेट देखें तो हमारा इंडिया का पॉजिटिविटी रेट बाकी देशों से बहुत कम है। इसका मतलब जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जो हम बहुत समझदारी से कर रहे हैं। जरूर इसको और बढ़ाने की जरूरत है और प्रशासन इसे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है डोर टू डोर सर्विलेंस। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालना जिसमें हमें लगता है कि ये इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि जब हम साउथ कोरिया की बात करते हैं, जब हम जर्मनी की बात करते हैं, तो वो बहुत छोटे देश हैं। एक की आबादी 5 करोड़ है, एक की आबादी 8 करोड़ है, और हम विशाल भारत की बात कर रहे हैं जहां 135 करोड़ लोग रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि जहां इन्फेक्शन नहीं है, जहां कोरोना के पैर नहीं पड़े हैं, वहां पर हम रिलैक्सेशन शुरू कर दें और वो भी धीरे धीरे वहां पर हम रिलैक्सेशन करें। और जहां पर कोरोना के क्लस्टर्स हैं, बहुत ज्यादा केसेस हैं, वहां पर हम डोर टू डोर सर्विलेंस करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलग कर पाएं कि किसको इन्फेक्शन है और किसको नहीं इन्फेक्शन है। और इस तरह से धीरे धीरे से कोम्बिंग आउट इफेक्ट हम लोग धीरे धीरे मतलब कोम कर लें कि किसको है और किसको नहीं है। तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है और मेरे को लगता है आगे भी शायद यही स्ट्रैटेजी चलने वाली है कि जहां हॉटस्पॉट्स हैं वहां तो ऑब्वियसली समय लगेगा अभी खुलने में, सब कुछ होने में, क्योंकि आप आखिरी केस के होने के भी 28 दिन के बाद हॉटस्पॉट्स को खोलते हैं। लेकिन जहां जहां नहीं है वहां धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा कि कैसे धीरे धीरे रिलैक्सेशन को खोलते जाए ताकि वहां पर जीवन सामान्य हो सके। और अगर जी स्वाति जी, इसमें एक समस्या है। आपका जो सेकंड पार्ट है वो तो बहुत सही है कि हम कॉम्बिंग करें, ढूंढें, लेकिन जो आलोचना के तौर पे इसकी बात कही जा रही वो ये कही जा रही है कि आप इस समय इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा, मैं उसको टेस्ट करूंगा, अगर मुझे लगेगा और वो निकल गया तो हम मान लेंगे कि ये कोविड का पेशेंट है। लेकिन ये परिस्थिति विजिबल होनी चाहिए कि हम कब तक ये इंतजार करेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, 130 करोड़ लोग हैं हमारे पास। तो प्रोएक्टिवली उन व्यक्तियों का टेस्ट होना चाहिए जो लोग फील्ड में निकल रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप मान लीजिए इसेंशियल सर्विसेज के लिए ऑनलाइन सर्विस को आप अलाउ कर रहे हैं, तो जो लोग वो बाइक पे सामान ढो रहे हैं उनका टेस्टिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंडेटरीली होनी चाहिए उनकी टेस्टिंग, अदरवाइज फायदा क्या हुआ उसका? देखिए, ये चीज करी जा रही है, ये चीज सामने अगर नहीं भी दिख रही तो भी ये चीज हो रही है। देखिए, गवर्नमेंट जहां जहां हॉटस्पॉट्स है वहां कोम्बिंग आउट करी रही है, वहां पे ज्यादा टेस्टिंग हो ही रही है। उसके अलावा आईसीएमआर रैंडम सैंपलिंग भी करता है, यानी कि जिस समाज से बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे वहां कहीं अंदर ही अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें पता नहीं चल रहा लेकिन वहां अंदर ही अंदर ये संक्रमण फैल रहा हो, तो वहां पर रैंडम टेस्टिंग भी समय समय पर की जाती है। वहां के एक सैंपल साइज को लिया जाता है और वहां पर देखा जाता है कि इन लोगों में पॉजिटिव केसेस तो नहीं आ रहे, और जब वहां से ये रिपोर्ट आती है कि हाँ इतना ज्यादा नहीं फैला है, लोगों में पॉजिटिव नहीं आ रहा, तभी उन एरियाज को घोषित किया जाता है कि यहाँ पर संक्रमण नहीं है। आप जरूर वो पूरी पॉपुलेशन पे टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सैंपल साइज किया जाता है। जिस तरह से जब इलेक्शन होते हैं और हम लोग रुझान देखने के लिए एक सैंपल को यूज करते हैं, उसी से रुझान पता चलते हैं, उसी तरह से अभी कोरोना वायरस के लिए भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कि जहां केसेस नहीं है वहां सैंपलिंग करी जाए और देखा जाए कि वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या
नहीं है और जहां हॉटस्पॉट्स हैं। और देखिए जब आप इस तरह की बात करते हैं कि जो लोग डिलीवरी वगैरह कर रहे हैं, घर घर जाकर के सामान दे रहे हैं, वहां पर जो कंपनीज इनको एम्प्लॉय कर रही हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो एक राइडर रखें। अगर उनके कोई भी एम्प्लॉयज बीमार हैं या उनको खांसी जुकाम वगैरह है तो उनको वहीं पर स्क्रीनिंग करना उन कंपनीज के लिए भी बहुत नहीं। डॉक्टर स्वाति आप मेरी बात को दूसरी तरह से समझिए। ये अगर किसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं तब तो करा ही जा रहा है, कंपनियां भी कर रही हैं, करा रही हैं, सरकार भी कर रही है। लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पे सपोज मुंबई का एक खास इलाका है जिसको आपने रेड जोन में अनाउंस कर दिया। अब वो रेड जोन में कब तक बना रहेगा? जब तक कि आप उसको रूल आउट नहीं करेंगे। और रूल आउट कैसे होगा? जब आप टेस्टिंग करेंगे। अगर आप 2-2.25 लाख टेस्ट ही कर रहे हैं अब तक एक महीने में, तो फिर ये रूल आउट नहीं हो पाएगा ना। फिर तो वो वर्ली का इलाका हमेशा हॉटस्पॉट बना रहेगा। वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया? मेरा सवाल ये है, तो ये एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि टेस्टिंग मैक्सिमम होनी चाहिए तभी रूल आउट कर पाएंगे। डॉक्टर अशोक गुप्ता के पास आता हूं मैं। एक तो पॉइंट टेस्टिंग के बड़ा अच्छे से हमने डिस्कस किया यहाँ पे। एक मेरे मन में सवाल ये है कि क्या ये जरूरी है कि जैसे कोई पेशेंट आपके पास आया सिम्टम्स के साथ कि उसके खांसी जुकाम बुखार है, तो उसका इंतजार किया जाए कि जब ये दुबई जा रहा हूं आपके पास कि जब ये टेस्ट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तब हम करेंगे? हम तो डायग्नोसिस के आधार पर इलाज शुरू कर दें, टेस्ट होता रहेगा उसका। डॉक्टर गुप्ता। संपर्क शायद नहीं है। दुबई जी आप कुछ कह रहे थे, आप रिप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद मुझे एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है। गुप्ता जी से आवाज नहीं आ रही। देखिए डॉक्टर स्वाति ने जो विश्लेषण किया वो बहुत अच्छा है, उनके सुझाव भी बहुत अच्छे हैं। जो सैंपल टेस्टिंग की उन्होंने बात कही वो भी अच्छी है। अब मैं एक व्यवहारिक आपको बात बताता हूं। आप जानते हैं इटावा एक शहर है, इटावा एक जिला है, आप भी इसको जानते हैं, मैं वहीं का रहने वाला हूं। तो मैं हर 4-5 दिन बाद वहां किसी को फोन करके पूछता हूं कि भाई वहां कितने केसेस आए अभी तक उसके। तो वहां से हमेशा एक तसल्ली वाली आवाज आती है कि आज तक हमारे जिले से कोई केस नहीं आया। अच्छा, अब सवाल ये मैं सोचता हूं कि तो क्या इटावा में किसी को कोरोना नहीं हुआ? जो इटावा में करोड़ों की आबादी है उसमें किसी को कोरोना नहीं हुआ? मुझे तो ये बात असंभव लगती है। अस्पताल हमारे भरे नहीं है, हमारे श्मशान घाट भी भरे नहीं है, ये बात सही है। लेकिन क्या हमने सब चीज भगवान भरोसे छोड़ रखी है कि लोगों को कोरोना अपने आप हो जाएगा फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा? देखिए डॉक्टर अशोक गुप्ता ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के ऊपर अपनी उंगली रखी है। अगर हम इस गुंताड़े में हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हमारे देश में विकसित हो जाएगी, तो हर्ड इम्यूनिटी की कीमत हमें 1.5-2 करोड़ जानों के रूप में चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि अब तक 60% आबादी को संक्रमण नहीं होगा, तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं विकसित होगी। तो ये सब नजारा जो है इसको हम देखते हैं, ये बड़ा खौफनाक लगता है। जी जी जी। डॉक्टर गुप्ता आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैंने भी सवाल ये पूछा था आ रही कि अगर हम कोई पेशेंट हमारे पास आता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो रादर के हम इंतजार करें कि उसका जब टेस्ट रिपोर्ट आएगी हम तब उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। हम अपनी जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट तो शुरू ही कर देना चाहिए। ये इसमें भी लैकिंग है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसके साथ मैं टेस्टिंग पे भी एक पॉइंट बोलना चाहूंगा आपसे। जी जी। जो अभी पहले बात चल रही थी। हाँ। तो उसमें ये है कि हम लोगों ने अभी तक 5 लाख लोगों को टेस्ट करा है और उसमें हमारे करीब 22-23 हजार लोग पॉजिटिव आए हैं। और उस 22-23 हजार को भी टारगेटेड टेस्टिंग मानी जाएगी, जिसके सिम्टम था उसी को टेस्ट कराए। राइट। ये अगर आप माने रेशो तो ये 4% का पड़ता है हमारे को। और यही 5 लाख का फिगर अगर हम अमेरिका का देखें या इटली का देखें तो 5 लाख में वहां पे 80 हजार लोगों को पॉजिटिव हो चुके थे या 1 लाख लोग पॉजिटिव हो चुके थे। तो अब हमने तो देखा जाए तो टेस्टिंग ज्यादा करी है, क्योंकि हमने सिम्टोमेटिक पेशेंट को देखा है। उस सिम्टोमेटिक पेशेंट को टेस्ट करने के बाद भी हमारे को 5 लाख में सिर्फ 22 हजार लोग मिले और उन्होंने 5 लाख जब टेस्ट करा तो उनको तो 80 हजार मिल गए। तो बीमारी की स्पीड के हिसाब से उन्होंने स्लो टेस्टिंग करी, बीमारी की स्पीड के हिसाब से हमने ज्यादा तेजी से टेस्टिंग करी। पहला नंबर पॉइंट तो ये माना जाएगा। दूसरा, अब 100 पेशेंट में 4 जनों के कोरोना निकल रहा है। अगर किसी और बीमारी के लिए मैं ये टेस्टिंग ऐसे कर दूं, 5000 की चेकिंग कर दूं, तो 100 में से अगर 4 पॉजिटिव आ रही है तो मीडिया वाले कह देगा अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं। ये तो
4% कोई सक्सेस रेट, कोई रेट ही नहीं होता। कोई डॉक्टर कोई इस चीज सोचे कि ये बीमारी है और अगर वो सिर्फ 4% टाइम्स ही सक्सेसफुल, तो ही इज नॉट अ गुड क्लिनिशियन। तो आज की डेट में हमारी टेस्टिंग जो है वो कम नहीं हो रही है। ये कोई भी इन्फ्लुएंजा लाइक पेशेंट आ रहा है, उसकी टेस्टिंग हो रही है, 4% पॉजिटिव आ जाते हैं, बाकी 96% को तो सेकंड ग्रेड मान करके उसकी तो बीमारी फिर बंद हो जाती है कि भाई तुम टीबी होगी, कुछ और होगी, तुम कहीं और इलाज कराओ, जाओ यहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली टेस्टिंग को रैंप अप करना है, इंक्रीज करना है। जितनी टेस्टिंग करेंगे उतना फायदा है। टेस्टिंग को भी दो तरीके से मेरे हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो पेशेंट सेंट्रिक टेस्टिंग होगी, एक दूसरा वो एरियाज की टेस्टिंग होनी चाहिए जहां पे हेल्थ केयर जो गिवर्स हैं, जो अपने ये कोरोना वॉरियर्स हैं, अगर सपोज करिए कि हॉस्पिटल्स हैं तो सारे हॉस्पिटल्स के स्टाफ, 4th क्लास नर्सिंग स्टाफ, इन सब की टेस्टिंग होनी चाहिए। या आपके सपोज करिए परचूनी की दुकान वाला ही है जिसके यहाँ 100 ग्राहक आते हैं रोज, 200 आदमी आते हैं जी, रोज, गुप्ता जी, उसके यहाँ के उसके साथ, क्योंकि वो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे फ्यूचर से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। हाँ, मैं पेशेंट को भी गुप्ता जी, मैं आपकी बात से उसके एरिया को हॉटस्पॉट मानना चाहिए, क्लस्टर को मानना चाहिए, मगर दूसरी तरफ जो हेल्थ केयर जो गिवर्स हैं, आज जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सीनियर मतलब आर्मी ऑफिसर्स हैं जो एक तरीके से क्लास बेस्ड मान ले जाएंगे, इसरो के साइंटिस्ट हो गए, ये हायर क्लास में हो गए, मगर ये हमारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, इनकी सबके आसपास पूरी चेकिंग होनी चाहिए। राइट, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं गुप्ता जी मैं कह रहा हूँ, आपने जो बात अभी रखी ना, जो व्याख्या आप कर रहे हैं गुप्ता जी खड़ा है, जो एनालिसिस आप कर रहे हैं सर, वो एनालिसिस से मैं इत्तेफाक रखते हुए भी थोड़ा सा आपसे डिसएग्रीमेंट मेरा ये है कि अगर मैं मान भी लूं कि मेरा सक्सेस रेट इतना बढ़िया है कि हम जितनी टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें से बहुत कम लोग पॉजिटिव निकले, तब भी क्या हमारे दिमाग में ये विजिबिलिटी आ रही है क्या कि ये कितने दिन में हम खत्म कर लेंगे? नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास ऐसे हॉटस्पॉट, ऐसे इलाके, ऐसी चीजें हैं जैसे आप खुद कह रहे हैं कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे है उनका मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमको किसी भी हालत में, वो सक्सेस रेट 4% का हो चाहे 10% का हो, मैक्सिमम टेस्टिंग करके उसको रूल आउट करना पड़ेगा, तब हम ये कह सकते हैं यहाँ हम लॉकडाउन से बाहर आने की स्थिति में है। इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊँ, नीरज भगत जी के बाद दोबारा एक बार ट्राई कर लेता हूँ, अगर टेक्नोलॉजी साथ दे दे तो। नीरज जी, अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो उस समय बात नहीं हो पाई थी, आप अपनी बात रखें जी। हाँ जी, बिल्कुल जी। देखिए, हम सब बात कर रहे हैं बिल्कुल भी कोविड-19 की वजह से काफ़ी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। अब इससे जो फ़ायदे हुए, कुछ हुए हैं, इनडायरेक्ट फ़ायदे हुए हैं इकोनॉमी को जो होने वाले हैं। अब आप देखिए, जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो चाइना की तरफ थी बिल्कुल, और उस कोविड-19 की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो काफ़ी हिट हुई है। अब उसकी वजह से काफ़ी देश ये सोच रहे हैं कि देयर शुड बी एन अल्टरनेटिव सप्लाई चेन फैक्ट्रीज। तो USA और यूरोपियन कंट्रीज़ वो काफ़ी बारीकी से सोच रहे हैं कि हम चाइना की जगह कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएं, और वियतनाम, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये कंट्रीज़ में काफ़ी सोचा जा रहा है। और इंडिया इसके लिए, इसका फ़ायदा इंडिया को बहुत ज़्यादा होगा बिल्कुल भी। अभी एक स्टडी आई, IMF की एक स्टडी आई है कि जिसमें नेक्स्ट 2020-21 में हमारी जो रेशियो होगी, ग्रोथ रेट होगी, वो होगी 1.9%, और वही 2021-20 में वो होगी 7.4%। और ये क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो हमारा प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी है, इसकी वजह से काफ़ी फायदा होगा। दूसरी बात, अभी आप देखिए, क्योंकि हर आदमी घर से काम कर रहा है, तो जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, अभी TCS की एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो वो कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, 25% स्पेस की रखेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, और बाकी लोग हैं घर से काम करेंगे। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, कि जिससे ठीक है नुकसान ज़्यादा हुआ है, बट लॉन्ग टर्म में हमें इसका फ़ायदा भी होगा बिल्कुल, जिससे हमारी नई फैक्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जिससे हम डिजिटल वर्किंग हम करेंगे, और जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब माने जाते हैं बिल्कुल भी, तो उनका भी मनोबल बढ़ा है, और काफ़ी रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ है इंडिया में। जी, चलिए, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जो बात नीरज जी कह रहे हैं उसको भी आगे बढ़ाएंगे, और जफर साहब से कई सारे जवाब लेने, उनके लिए बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आते तुरंत। स्वागत है एक बार फिर से आवाज अड्डा में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 30 दिन जो हो चुके हैं लॉकडाउन के, उसके बाद हम कहां खड़े हैं और इस लड़ाई को जीतने की क्या संभावनाएं बन रही हैं और किस तरह के और प्रयास किए जाने चाहिए। भी हम लोग बहुत बातचीत कर रहे थे, हमने डॉक्टर्स से बात करी, हमने सोशल साइंटिस्ट से बात करी, रोहन जी से बात करी, जिन्होंने कुछ बड़े अच्छे सुझाव दिए। अब कई सारे जवाब
जफर इस्लाम साहब को देने हैं। दोबारा फिर रोहन जी के पास आऊँगा। जफर साहब, बहुत सारे सवाल आपके पास है। एक बात जो कही गई, जो रोहन जी ने भी कही और दुबे जी ने भी कही, कि लॉकडाउन प्लस, यानी लॉकडाउन के साथ साथ इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए, टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए नीरज जी, मैंने सभी को सुना। जहां तक टेस्टिंग की बात है और जिस रफ्तार से टेस्टिंग बढ़ रहा है, जहां से शुरू हुए थे और आज जितने टेस्टिंग कर पा रहे हैं, और पर डे जो टेस्टिंग हो रही है उसके भी आंकड़े हर दिन जो सरकार का 4 बजे जो ब्रीफिंग होता है उसमें बताया भी जाता है। ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री सबकी रिपोर्ट आती है, उसमें सारे तफसील से बताते हैं। लेकिन अभी डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर स्वाति ने उसके बारे में सही जवाब दे दिया कि किस रेट से कर रहे हैं और उसके कैसे फायदे हमें दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं ये कहना चाहूँ कि उन्होंने ये भी कर दिया कि जो हम इंडिया में 20% आबादी दुनिया की रहती है और जिस रफ्तार से हम टेस्ट कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट भी सामने आपको दिख रहा है और अच्छा है। और हमारे ना तो अस्पताल और ना तो कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान में कोई ऐसे आफत मची है जहाँ पर लोग कह सके कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा सोसाइटी पे और नंबर नहीं दिख रहे हैं। तो ये गलत है, इस तरह के जो राजनीति करना सही नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, और मैं ये भी कहना चाहूँ कि माफ कीजिए, मैं टिप्पणी कर रहा हूँ खासकर कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए कि उन्होंने इतनी सारी बुराइयां निकाली। ये वक्त ऐसा नहीं है, यह ऐसा वक्त है जहां पर सारे देश के हर लोगों को एक साथ खड़े होकर इस महामारी के साथ साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ना है। मुझे बस उम्मीद है, मैं ऐसा सोचता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि सोनिया गांधी के मायके और राहुल गांधी के ननियाल में सब लोग सुरक्षित होंगे। और वहाँ के वो आंकड़े देख रहे हैं और यहाँ पर टिप्पणी कर रहे हैं, सही नहीं है। आंकड़े वहाँ देख रहे हैं वो, और वहाँ जो बदहाली मची हुई है उसको देखते हुए यहाँ पर हिंदुस्तान में टिप्पणी कर रहे हैं, वो सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन दुनिया की हर संस्था, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभय दुबे साहब कह रहे थे कि मैं गुणगान गा रहा हूँ, सरकार के बारे में कह रहा हूँ। माफ कीजिएगा दुबे जी, मैं ऐसे वक्त में कोई पॉलिटिक्स नहीं और सरकार के गुणगान नहीं करे। मैंने कहा कि जो बाहर के लोगों ने अपने देश को देखा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी देशों को मॉनिटर करे और इंडिया को मॉनिटर करे, उन्होंने जो गुणगान किया उसके बारे में आपके सामने सिर्फ रखा था। और ये बात हकीकत है कि सरकार ने अभी तक जो इनिशिएटिव लिए हैं उससे फायदे हैं। अब जो बात आप कह रहे थे कि प्लस, तो आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने फिर भी पहले भी कहा और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सरकार पूरे जो एक्सपर्ट्स है उनसे इस पेंडेमिक के बारे में एडवाइस ले रही है। कोई राजनीतिक एडवाइस नहीं है, यहाँ कोई राजनीति नहीं करना है कि या कोई पत्रकार जो लिख देगा वो पत्थर का लकीर नहीं बन जाता है कि अभय दुबे जी ने पत्रकार है, उन्होंने लिख दिया तो मतलब वो सब सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो बेस्ट एक्सपर्ट्स है दुनिया के और हिंदुस्तान के, उनके एडवाइस लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा, और ऐसे सिचुएशन में कैसे डील किया जाए, ह्यूमन लाइफ को, वेलफेयर को, जो लाइवलीहुड को, दोनों उस चीज का ध्यान रखते हुए इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी उस चीज का फैसला बार बार ले रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां इकोनॉमी का भी सवाल है, आप देखिए इकोनॉमी के लिए अब तक आरबीआई ने कहे इससे बाहर, आप इकोनॉमी को अगर डिफाइन करनी चाहिए अगर इकोनॉमी के बारे में, तो आपको देखिए कि भाई आपका एक नीचा तबका जो गरीब तबका है उसके लिए, या फिर आपका जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री के लिए, या फिर आप देखिए फाइनेंशियल सेक्टर है। आपने देखिए पिछले बार जो अभी तक जो अनाउंसमेंट हुए सरकार के द्वारा, चाहे आरबीआई के द्वारा, उसमें आप या सेबी के द्वारा अब तक अभी जो अनाउंसमेंट आए उसमें आपको फाइनेंशियल सेक्टर और गरीबों के लिए जो 1,70,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है वो दोनों चीज किया है। हाँ, एक इकोनॉमिक पैकेज आने की बात चल रही है जिसके संकेत भी सरकार ने दिए हैं, जिसपे वर्क इन प्रोग्रेस है। इवॉल्विंग सिचुएशन है, डायरेक्ट सिचुएशन, वो देखते हुए सही डिसीजन जो होगा वो लिया जाएगा, जो देश हित में और देश के लोगों के हित में। और एक और बात बताना चाहता हूं, जो आपके प्रोग्राम में एक और एक्सपर्ट कोई कह रहे थे इकोनॉमी के बारे में, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस महामारी में आज जो तकलीफ हमें जरूर हो रही है और दुनिया के हर मुल्क को तकलीफ हो रही है, इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है कि यहाँ पर कुछ तकलीफ है, बाकी लोग आराम से कुछ मजे कर रहे हैं। यहाँ फिर भी बहुत बेहतर हालत में, और दुआ करता हूँ कि ऐसी बेहतर हालत हो और उसमें पूरे देश का सहयोग है और सपोर्ट है। प्रधानमंत्री आभारी है देशवासियों के कि उन्होंने उनके आह्वान को सपोर्ट किया है और उनके अपील को पूरा समर्थन दिया है। लेकिन इसके लिए जो बाकी इकोनॉमिक जो पैकेज आया और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने के लिए जो कदम सरकार उठाएगी, उससे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा और हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा पावर बन के उभरेगा। ये आप हमारी बात आज नोट कर लिए। जो एडवांटेज हमारे लिए लेकर आया है, अगर आप इसको सही से, सिर्फ एक बात है कि आज हमारे देश में जो ये पैंडेमिक ना फैले
उसकी चेष्टा कर रहे हैं, उसी कोशिश में है। और वो अगर हम कामयाब हर तरह से हुए, डॉक्टरों के सपोर्ट से, फ्रंट लाइन वॉरियर के सपोर्ट से, देश की जनता के सपोर्ट से। हाँ, क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स तो अपना काम करेंगे भाई, उनको हर वक्त कुछ ना कुछ बुराइयां देखने चाहिए। आप आसमान से तारे भी तोड़ लिए तो आप कहेंगे कि भाई वो छोटे तारे ले आए। ये है जैसे अभय दुबे और कांग्रेस के लोग हैं जो इस वक्त भी वो टिप्पणियां करना चाहते हैं। आज देश एकजुट होकर साथ लड़ने का समय है और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश की तारीफ हो रही है और आप भी उसमें जुड़िए इसी लाइन में कि आप देश के में अच्छा जो काम हो रहा है कम से कम उसके बारे में कहिए। आप क्रिटिक्स बनिए, आप सरकार की बुराई है कि कोई दिक्कत नहीं। अरे दुबे जी ने तो शुरुआत में पहले तो बड़ी तारीफ करी आप बुरा नहीं हो। जफर साहब, दुबे जी ने तो पहले अपने आधे सेंटेंस में बड़ी तारीफ भी करी कि लॉकडाउन बहुत बोल रहा हूँ, किसी को कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। जी चलिए, रोहन गुप्ता जी आपको बस इसमें कोई जवाब देना। जफर साहब ने कई सारी बातें आपकी बातों पे करी। देखिए, सबसे पहली चीज उन्होंने बताया कि मैं आंकड़ों के ऊपर आना चाहूंगा कि जफर इस्लाम जी, ये जो आंकड़े हैं हमारे देश के आंकड़े हैं और ये आंकड़े इसीलिए है क्योंकि आप ताली थाली और मोमबत्ती में से बाहर नहीं निकल पाए। मैं माफ कीजिए, मैंने राजनीतिक कमेंट नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि आपने शुरुआत कर दी तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप इसमें यह नहीं मान सकते कि टेस्टिंग में हम लोग लेट हो चुके हैं। आप अपने जो आप डंका बजाते रहिए मोदी जी का, पर देश को बताइए कि हम कब हालात बेहतर होंगे। इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, आज 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, वो हमारी राशन की सिस्टम से बाहर है। उनको राशन कब मिलेगा? आज भी हमारे दिहाड़ी मजदूर जहां फंसे हुए हैं, उनके लिए कोई नीति सरकार तय नहीं कर पाई है। आज भी कोई रोड मैप सरकार नहीं दिखा पा रही है कि आगे कैसे हम इस परिस्थिति से बाहर आएंगे। मैं नहीं चाहता था कि राजनीतिक बात करूं, क्योंकि आपने छेड़ा, आपकी सरकार इसको डील करने के लिए बिल्कुल विफल रही है। आपकी प्राथमिकता नमस्ते ट्रंप रही, आपकी प्राथमिकता आपकी राजनीति रही। कहीं ना कहीं उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। और बात रही कि केस ज्यादा नहीं है, वो उसका क्रेडिट आप इसलिए मत लीजिए क्योंकि जिस तरह से भारत देश ने लॉकडाउन के अमल को किया है, स्वयंभू तरीके से दूसरा लॉकडाउन है, हर आदमी परेशान होकर भी सरकार का समर्थन कर रहा है। पर ये सरकारें, सब लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि आप सेवा कीजिए, आप पगार दीजिए, आप ये कीजिए। अरे सब कुछ जनता करेगी तो सरकार क्या करेगी? आप हाथ पे हाथ करके बैठे रहेंगे? आज सिर्फ अपने आंकड़ों को सही साबित करेंगे। अभय दुबे जी जैसे एक निष्पक्ष पत्रकार ने आपकी तारीफ भी की, आप उसके लिए भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप हर चीज को निंदा के तौर पे देख रहे हैं। देश ये माफ नहीं करेगा। आपको लगता है कि कोई सजेशन है तो उसको लीजिए, आप सरकार में है, कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए। अगर टेस्टिंग कम हुए तो हुए हैं, आप वो फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते। बेटर है आप उसको स्वीकार करके ये बोले कि आगे हम इसको बढ़ाएंगे। आप सच को अगर डिनाई करेंगे जफर इस्लाम जी, तो पूरे देश के सामने ये साबित होता है कि ये सरकार कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं ले सकती है और ये अपने अहंकार से बाहर नहीं आ सकती है। और डर इसी बात का है, आपके अहंकार का जो डर है, पूरे देश को यही डर है कि पहले भी इसका खामियाजा नोटबंदी हो, जीएसटी हो, भुगता है। आपके अहंकार का खामियाजा देश नहीं भुगतेगा। इसीलिए हम आपको बार बार चेता रहे हैं कि 18 लाख करोड़ का जो देश पर मार पड़ने वाला है, प्लीज जगिए। आप अपनी राजनीति करते रहिए, पर देश को प्लीज बचाइए। हम सब आपके साथ में। रोहन जी, मैं दो चीजें यहाँ पे रखूंगा, उसके बाद मैं एक दुबे जी से एक जवाब लूंगा। सर, एक तो देखिए, एक देश है रूस, रसिया। वहाँ जब पहला लॉकडाउन अपने यहाँ चल रहा था तो बड़े कम केसेस थे और लोग तरह तरह की बातें करते थे कि वहाँ तो केस ही नहीं हो रहे वहाँ पे। इस समय ताज़ा आंकड़ा मेरे सामने है, 68,622 केसेस हैं वहाँ पे और पिछले 24 घंटे में वहाँ पे 5849 केस ऐड हुए हैं। इस रफ्तार से वहाँ केस बढ़े हैं। एक छोटी सी कहानी मैं और सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, सिंगापुर की, जिसके बड़े कसीदे पढ़े जा रहे थे मीडिया में कि सिंगापुर ने क्या ज़बरदस्त मैनेज किया है, वहाँ तो कोई केस ही नहीं आए और उन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया। दरअसल वहाँ की कहानी बड़ी दिलचस्प है, जाननी चाहिए। 30 सेकंड में सुना देता हूँ। वहाँ एक माइग्रेंट लेबर था, बांग्लादेशी। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर साहब ने उसको देखा और बोला कि आपके तो सिंपल फीवर है, आप घर पर जाइए, आराम करिए और आपको ज़रूरत नहीं यहाँ पर किसी दिक्कत की। वो उसको वापस भेज दिया। तो जैसे वहाँ पे माइग्रेंट लेबरर्स रहते हैं एक कमरे में 4-6, वो गया वहाँ पे रहा। उसके बाद वो मुस्तफ़ा मार्केट घूमा, पार्क में घूमा, कई और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में घूमा और उसके बाद जब 18 दिन बाद वो दोबारा गया तो वो कोविड पॉजिटिव हो गया और उसके बाद से 1000 आदमी रोज़ वहाँ जुड़ रहे हैं। तो नेग्लिजेंस की स्थिति भी ये है, कई देशों ने उसका खामियाजा उठाया है। मैं ये इसलिए कह रहा था कि भारत में जो लॉकडाउन किया गया ये एक्चुअली बहुत सक्सेसफुल है। बहुत सारे देशों ने इसको हल्के में लिया था, वो आज इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मैंने इसीलिए 2 घटनाएं आपको सुनाई। अब दुबे जी आप जवाब दीजिए जो जफर साहब ने आपको इतनी बातें बताई।
जी यदि फिर नीरज जी से आप जवाब आप हाँ मैं आता हूँ, जफर साहब इसके बाद आपके पास आऊंगा, इसके बाद आऊंगा। नहीं, जफर साहब ने जो बातें कही, मुझे उनसे कोई, जफर साहब से कोई विवाद नहीं है। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि कंडेमनेशन और क्रिटिसिज्म, इन दो बातों में फर्क होता है। आलोचना और निंदा ये दो अलग अलग बातें हैं। हम लोग जो कह रहे हैं उसको आलोचना समझा जाना चाहिए, वो निंदा नहीं है। हम सब लोग सरकार के साथ हैं, जफर साहब के साथ हैं, जफर साहब हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है और ये समझा जाना चाहिए। और एक और आपकी बात में नीरज जी एक बात जोड़ दूं जी। हम सब लोग पहले जो पश्चिमी सभ्यता है और पश्चिमी देश है उनकी व्यवस्था के बड़े गुणगान किया करते थे। जी जी जी, कि कहते थे भारतीय लोग तो स्वाभाविक रूप से अव्यवस्थित हैं और पश्चिम में लोग, बड़ा सिस्टम है हर चीज का वहां पे। लेकिन कोविड-19 ने पूरी तरीके से कोविड-19 ने पश्चिम के इस दावे को तार तार कर दिया है। पश्चिमी देशों की पोल इस मामले में पूरी तरीके से खुल चुकी है और भारत ने देखा जाए तो उनके मुकाबले अच्छा किया है। जी जफर साहब। हाँ सिर्फ नीरज जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं नीरज जी कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, देखिए ये वक्त ऐसा है कि अगर आप ये टिप्पणी करें कि सरकार के राशन नहीं पहुंचे, मैं मानता हूं कि 130 करोड़ 20% दुनिया की आबादी रहती है। एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के नेता होने के नाते, एक अपोजिशन पार्टी के सिंसियर रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी होने के नाते आपकी ये अप्रोच होना चाहिए कि हमें क्रिटिसाइज करने के बजाय, हम कोई अहंकार नहीं, हमें अफसोस है आपकी नकारात्मक पॉलिसी की वजह से। ऐसे में कहना चाहिए कि मैं सरकार के साथ हम खड़े हैं, आपका हाथ अगर 10 मीटर तक पहुंच रहा तो मैं 12वां मीटर जो है पहुंचने के लिए मेरा हाथ आपके साथ खड़ा है। तब हमें समझ में आता है कि आप देश हित में सोच रहे हैं। इस वक्त पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था गुप्ता जी। आज आप कांग्रेस पार्टी सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है। इस वक्त खड़े होकर कहते हैं कि अगर 20 आदमी को राशन पहुंचाना है, सरकार के इनिशिएटिव से 18 आदमी को पहुंचना, तो 100 आदमी को हम पहुंचाने का काम करेंगे। ये पॉजिटिविटी लानी चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। रोहन जी, आप राजनीति ढूंढ रहे हैं। रोहन जी, आप इतने पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहे हैं? आज राजनीति करना चाहते हैं। रोहन जी, ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए। जी देखिए, ये एक ऐसी सरकार है, आपने देखा 2 तरीके से हमने बात की, मैंने पॉजिटिव सजेशन दिए और जफर जी कहाँ लेके गए, राजनीति पे लेके गए, मैं तो नहीं लेके गया। पहली बात, मैंने क्या गलत बोला अगर मैंने ये बोला कि 130 करोड़ जनता वाले देश में सिर्फ 5 लाख केस हुए हैं? मैंने क्या गलत बोला अगर मैंने बोला कि क्यों 30 लोग हमारे 25 लोग क्यों हमारे सही बोला कि 12 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिला? मैंने क्या गलत बोला? अगर टेस्टिंग सर रोहन जी समय थोड़ा कम है। अभी मैं नीरज जी से सिर्फ एक बार बात कर पाया क्योंकि टेक्नोलॉजी की दिक्कत आ गई थी। मैं एक छोटा जवाब उनसे ले लूं, वरना वो लगेगा उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही। नीरज भगत जी, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी व्यवस्था की बातें हुई और ये भी आपने जो भी पॉइंट रखा कि भारत इसका फायदा बहुत उठा पाएगा। ठीक है, बात सही है आपकी, लॉन्ग टर्म में हम उठा सकते हैं, लेकिन तात्कालिक तौर पर भी आपका अगर कोई सुझाव हो तो वो भी दे दीजिए। जफर साहब ओपन हार्टेडली उसको लेंगे कि इस समय कहां सबसे ज्यादा जरूरत है इकोनॉमिक सिचुएशन में काम करने की। भाजपा का माइंड क्लोज है। नीरज भगत जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए, एक तो हाँ जी बिल्कुल, एक तो हमें इकोनॉमिक स्टिमुलस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो नहीं सर, आप माफ करिए नीरज जी, आपका ऑडियो फिर से बहुत गड़बड़ आ गया, नहीं सुनाई दे रहा है। छोटा सा एक जवाब में, चूंकि समय मेरा बहुत कम बच रहा है, डॉक्टर गुप्ता आपसे ले लेता हूं कि क्या हम, अब मैं मूल सवाल है मेरा, थोड़ा सा मतलब जनरल सवाल है कि 3 तारीख के बाद इस स्थिति में होंगे कि हम लॉकडाउन हटाने के बारे में सोच सकें? अभी है हालांकि कुछ दिन। 3 तारीख के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी या इन्फेक्शन कम हो जाएगा, तो वो मैं नहीं सोचता कि वो कम हो पाएगा। हम एक डबल एजेड स्वॉर्ड के बीच में बैठे हुए हैं। एक तरफ हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है और एक तरफ हमारी मेडिकल क्राइसिस है। तो आज की डेट में हमने एकदम से इकोनॉमी को रोक रखा है। 3rd के बाद मेरे हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमको डेफिनेटली ऐड करना पड़ेगा। मैं भी ग्राउंड पे रहते हैं, हम लोग भी करीब जाते हैं, हमारे पास उनकी डे टू डे हालत मालूम होती है। तो जब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा, चीजें नहीं आएंगी, तो वो कर नहीं पाएंगे। तो हमारे को डूज एंड डोंट्स बनाने पड़ेंगे। डूज को मैंडेटरी नहीं करेंगे, डोंट्स को मैंडेटरी करेगी गवर्नमेंट।
पूरी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, ये चीज आप नहीं कर सकते, बाकी ऑप्शनल है। गरीब आदमी है, अगले दिन से काम में लग जाएगा। जी गुप्ता जी, घर में 6 महीने का पैसा पड़ा होगा, हाँ, समय मेरा बिल्कुल खत्म हो गया है, समय बिल्कुल खत्म हो गया सर, माफी चाहूंगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा समराइज करते हुए कि बड़े अच्छे सुझाव यहाँ पे रखे गए, तो चालू करनी पड़ेगी। बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी दिए गए कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। मेरा इसमें सिर्फ ये कहना है कि देखिए इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनको देखना पड़ेगा, खास तौर पे जो सप्लाई चेन है वो जो बुरी तरीके से डिसरप्ट हुई है उसको इंश्योर करना पड़ेगा वॉर फुटिंग पे, अदरवाइज फिर लॉकडाउन में भी दिक्कत आने लगेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सब लोग जल्द से जल्द इस लड़ाई को जीतने से बाहर निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि CNBC आवाज़ पे खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं।